गो फर्स्ट को लेकर बीते 24 घंटे में क्या नई खबरें आई? राणे इंजन के शेयर में क्यों लगा 20% का ऊपरी सर्किट? रिलायंस कैपिटल की बिक्री के रास्ते में कौन सा नया रोड़ा आया? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के शेयर ने क्यों छुआ 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, गो फर्स्ट की ओर से दिवालिया घोषित करने का आवेदन देने के बाद पिछले 24 घंटे में कई तरह की खबरें आई हैं। पहली ये कि गो फर्स्ट ने 9 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जो पहले 5 मई तक रद्द की गई थी, और टिकट बुकिंग 15 मई तक बंद कर दी गई है। साथ ही कंपनी की ओर से कहा गया है कि वह बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देगी। 4 मई यानी गुरुवार को कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी में जाने के पीछे उनका उद्देश्य एयरलाइन को बंद करना नहीं बल्कि उसे उभारना है। इस बीच एयरलाइंस को एटीएम मुहैया कराने वाली कंपनी इंडियन ऑयल यानी आईओसी का कहना है कि वह बैंक गारंटी को बनाकर अपना बकाया निकालेगी। इसके अलावा कंपनी को यह भी उम्मीद है कि अनसिक्योर्ड बिक्री का भी करीब $60 लाख का भुगतान उसे मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी इस हालत के लिए एयरलाइन जिस अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी प्रैट एंड विटनी को यानी पीएनडब्ल्यू को जिम्मेदार बता रही है, उसका आरोप है कि डिफॉल्ट करने का कंपनी का पुराना इतिहास है। इस बीच कंपनी के पायलट और केबिन क्रू दूसरी एयरलाइंस में नौकरी की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। गो फर्स्ट के डूबने का असर हवाई किरायों के साथ साथ बॉम्बे बर्मा के स्टॉक पर भी देखने को मिला, जिसकी गो फर्स्ट में 32.61% की हिस्सेदारी है। गुरुवार को बॉम्बे बर्मा के शेयर की अगर बात करें तो 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बॉम्बे बर्मा के स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली थी। दूसरी खबर, 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर जारी हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जिस सीए फर्म की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे, उस फर्म ने अदानी ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी टोटल गैस की तरफ से जानकारी दी गई है। शाह डंडारिया एंड कंपनी नाम की सीए फर्म अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेस के लिए काम करती थी। सीए फर्म ने पेशेवर व्यवस्था का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अदानी समूह ने पिछले साल जुलाई में इस फर्म को नियुक्त किया था। इसके बावजूद अदानी टोटल गैस का शेयर 1% और अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 4.25% की बढ़त के साथ गुरुवार के सेशन को बंद हुआ, क्योंकि Q4 में अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं, जो कि गुरुवार को ही घोषित किए गए। Q4 में अदानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा 304.3 करोड़ रुपए से 137.4% यानी करीब 2.5 गुना बढ़कर 722.5 करोड़ रुपए पर रहा है। बावजूद इसके कि कुल खर्च 24,673 करोड़ रुपए से 22.3% बढ़कर 30,180 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कंपनी की आय साल दर साल 24,866 करोड़ रुपए से 26% बढ़कर 31,346 करोड़ रुपए पर रही। तीसरी खबर, कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कंपनी के लिए नई मुसीबत आई है क्रेडिट स्विस की ओर से, जिसने रिलायंस कैपिटल की बिक्री की प्रक्रिया को रोकने के लिए लीगल नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में क्रेडिट स्विस ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को कहा है कि रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट यानी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्रेडिट स्विस के क्लेम को खारिज किए जाने से जुड़ा मामला एनसीएलटी में अभी भी बकाया है। अपने वकीलों के जरिए क्रेडिट स्विस ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव को दिसंबर 2021 तक $8.7 करोड़ या 660 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया होने की जानकारी दी है, और यह भी बताया कि रिलायंस कैपिटल की अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी उसके पास गिरवी पड़ी हुई है। पिछले साल अपने क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्रेडिट स्विस और एक्सिस बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। क्रेडिट स्विस ने एडमिनिस्ट्रेटर को रेजोल्यूशन प्लान से जुड़े किसी भी तरह के डिस्कशन ना करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल के लिए लेंडर्स की ओर से करवाए गए नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, और ये एकमात्र बिडर थी। इन खबरों के बीच रिलायंस कैपिटल का शेयर गुरुवार यानी 4 मई को 2% के आसपास गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों और क्रेडिटर्स ने कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का नाम बदलकर बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या JFSL हो जाएगा। आरआईएल ने अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डीमर्जर और उसको अलग से लिस्ट करवाने का ऐलान किया था, जिसे कंपनी के बोर्ड ने नवंबर 2022 में मंजूरी दी थी। आरआईएल के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में JFSL का एक शेयर जारी होगा। आरआईएल का अक्टूबर 2023 तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या JFSL की लिस्टिंग करवाने का लक्ष्य है। डीमर्जर को मंजूरी की खबर आने के बाद गुरुवार 4 मई को आरआईएल का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद हुआ था।
पांचवी खबर, मैक्स हेल्थकेयर और केयर हॉस्पिटल्स के बीच चल रहे विवाद से जुड़े मामले में बुधवार 3 मई को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एस.जे. कथावाला को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया है। 2 मई के एपिसोड में हमने आपको इस सुनवाई के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि केयर हॉस्पिटल्स के मालिकों ने मैक्स हेल्थकेयर की बोली को नजरअंदाज कर दिया था और इसके बजाय दुनिया के सबसे बड़े पी फंड ब्लैकस्टोन के ऑफर को चुनने का फैसला किया था। मैक्स हेल्थकेयर की टीपीजी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, जिसमें मैक्स ने टीपीजी को 3,700 करोड़ रुपए का नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया था, पर ब्लैकस्टोन ने इस ऑफर से 15 से 20% ऊंची बोली लगाई थी, जिसको बाद में मंजूर कर लिया गया था। इस डील के जरिए मैक्स की अपने देश भर में मौजूदगी बढ़ाने की योजना है, क्योंकि केयर हॉस्पिटल्स की साउथ इंडिया में मजबूत पकड़ है। 4 मई को जब यह खबर आई तो मैक्स हेल्थकेयर के शेयर में करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। छठी खबर, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हिकाल के कंट्रोल को लेकर कल्याणी और हिरेमत परिवार के बीच चल रहे कानूनी विवाद में बाबा कल्याणी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 30 साल पहले दोनों परिवारों के बीच हुआ बायबैक एग्रीमेंट एकमात्र डील है और 1994 में हुआ पारिवारिक समझौता कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिरेमत परिवार की ओर से दाखिल किया गया मुकदमा गलत और झूठे दावों पर आधारित है और इस मुकदमे के जरिए हिरेमत परिवार की कल्याणी परिवार की ओर से हिकल में हिस्सा बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकने की मंशा है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने ये सवाल उठाया कि हिरेमत परिवार ने पिछले 3 दशक में कोई विवाद क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि मार्च 2023 में हिरेमत परिवार ने भारत फोर्ज के सीएमडी बाबा कल्याणी और कल्याणी फैमिली की 2 होल्डिंग कंपनियों बीएफ इन्वेस्टमेंट्स और कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। बाबा कल्याणी और हिकल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुगंधा हिरेमत दोनों भाई बहन हैं और सुगंधा हिरेमत ने बाबा कल्याणी पर आरोप लगाया है कि वह उनको और उनके पति को कंपनी से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कल्याणी के कंट्रोल वाली कल्याणी फैमिली की कंपनियों का हिकाल में 34% और हिरेमत फैमिली का 35% हिस्सा है। सुगंधा हिरेमत का कहना है कि उनकी मां के निधन के करीब 2 हफ्ते बाद ही पारिवारिक समझौते को मानने के बजाय बाबा कल्याणी ने हिस्सा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पारिवारिक समझौते के अनुसार बाबा कल्याणी को हिकल में अपना हिस्सा सुगंधा हिरेमत को ट्रांसफर करना था। 4 मई को जब खबर आई तो हिकल का शेयर करीब 1.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 7वीं खबर, दिवालिया कंपनी एसकेएस पावर के लिए सिंगापुर की एसेट मैनेजमेंट फर्म वेंटेज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट ने 1800 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई है। गौरतलब है कि अहमदाबाद के टॉरेंट ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी बोली का अंतर केवल 7 करोड़ रुपए के आसपास का ही था। इसके अलावा नागपुर की शारदा एनर्जी और नवीन जिंदल की जिंदल पावर ने भी अच्छे ऑफर दिए हैं, जो कि सबसे ऊंची बोली के करीब ही हैं। आरआईएल और अदानी ग्रुप ने कुछ खास आक्रामक बोलियां नहीं लगाई हैं और सरकारी कंपनी एनटीपीसी का ऑफर भी उतना आक्रामक नहीं था। दरअसल एसकेएस पावर के पास छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जिसे एनटीपीसी चला रही है और उसके लिए फीस चार्ज कर रही है। इन सभी बोलियों को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की ओर से आंकलन किया जाएगा और इस पर जल्द वोटिंग हो सकती है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज काफी दमदार एक्शन देखने को मिला और इसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, देश में एलएनजी का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने बुधवार शाम को वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए हैं। यही कारण है कि शेयर में गुरुवार को 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। नतीजों में सबसे बड़ी निराशा हुई कामकाजी मार्जिन के आंकड़े से। Q4 में कंपनी के कामकाजी मार्जिन तिमाही दर तिमाही 10.6% से घटकर 6.8% पर रहे हैं, क्योंकि कामकाजी मुनाफा 1675 करोड़ रुपए से 43.7% घटकर 943 करोड़ रुपए के आसपास रहा। बावजूद इसके कि कंपनी की आय 13,874 करोड़ रुपए से 12% बढ़कर 15,776 करोड़ रुपए पर रही है। मार्जिन में कमी से मुनाफा तिमाही दर तिमाही 1180.5 करोड़ रुपए से 48% गिरकर 614 करोड़ रुपए पर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से कंपनी की बिक्री के साथ साथ मार्जिन पर भी असर हुआ है, जिससे ओवरऑल नतीजे कमजोर रहे हैं। इसके अलावा रुपए में कमजोरी से कंपनी को वित्त वर्ष 2023 में 258 करोड़ रुपए का फॉरेक्स घाटा हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 91 करोड़ रुपए पर रहा था। दूसरी खबर, एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर गुरुवार को अपनी 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। 184 रुपए 65 पैसे के 52 वीक हाई के मुकाबले शेयर ने इंटरडे में 181 रुपए 75 पैसे का नया हाई छुआ और वजह थी चौथी तिमाही में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा। मार्च तिमाही में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 9.9% पर रही है और पूरे वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो ये आंकड़ा 5.6% पर रहा है, जिससे बाजार को काफ़ी ज़्यादा
खुशी और काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिला। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 218.2 करोड़ रुपए से 14.3% बढ़कर 249.4 करोड़ रुपए पर रही। एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा 34.7 करोड़ रुपए से 20.1% बढ़कर 41.7 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ था। मार्जिन 15.9% से बढ़कर 16.7% पर रहे हैं। साथ ही मुनाफा साल दर साल 13% बढ़कर 40.5 करोड़ रुपए पर रहा। तिमाही के दौरान एलिमेंट्स ड्रॉप्स हेयर ऑयल की बिक्री 11.4% साल दर साल और 10.4% तिमाही दर तिमाही बढ़ी है। मार्च तिमाही में एलिमेंट्स ऑयल का वॉल्यूम ग्रोथ 9.1% पर रहा। अच्छे नतीजों के दम पर दिन के दौरान शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था, जो कि बीते 14 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। तीसरी खबर, सिविल कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर में गुरुवार को 15% तक का उछाल देखा गया। दरअसल इस कंपनी को अपने जेवी यानी जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ मिलकर कुल 1310 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ लगे हैं। ये ऑर्डर विश्वेश्वरैया जल निगम यानी VJNL की ओर से टुमकुर ब्रांच कैनाल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के अलावा शेर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से दिए गए हैं, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट सिंचाई से जुड़े हुए हैं। टुमकुर ब्रांच कैनाल जेवी में 51% हिस्सा होने के चलते ऑर्डर में कंपनी का शेयर 158.6 करोड़ रुपए का है और शेर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में 35% हिस्से होने के चलते ऑर्डर में कंपनी का शेयर करीब 350 करोड़ रुपए का है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर कंपनी ने करीब 510 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीते हैं। वहीं कंपनी का कुल मार्केट कैप 1850 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिस वजह से शेयर में गुरुवार को 9.5% की बढ़त देखने को मिली। चौथी खबर, चौथी तिमाही के दमदार नतीजों और वित्त वर्ष 2024 के लिए मजबूत गाइडेंस के चलते मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के शेयर ने गुरुवार को 9.5% तक का उछाल देखा गया। शेयर ने इंट्राडे में 970 रुपए की ऊंचाई को छुआ, जो कि 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर है। दरअसल कंपनी की ओर से दिए गए नए लोन और कलेक्शन का आंकड़ा मजबूत रहा है, जिस वजह से चौथी तिमाही के नतीजे बाजार अनुमान से बेहतर रहे हैं। तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा करीब 690 करोड़ रुपए से 23.7% बढ़कर 853 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और सबसे अच्छी बात है एसेट क्वालिटी यानी ग्रॉस और नेट एनपीए के आंकड़े, जिनमें कमी देखने को मिली है। तिमाही के दौरान ग्रॉस एनपीए तिमाही दर तिमाही 5.37% से घटकर 4.63% पर रहे और नेट एनपीए 3.76% की तुलना में घटकर 3.11% पर रहे हैं। नतीजों के बाद ब्रोकर शेयर पर बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को डबल अपग्रेड किया है। जो रेटिंग पहले अंडरवेट थी उसे बढ़ाकर अब ओवरवेट कर दिया गया है और लक्ष्य पहले 700 रुपए का दिया गया था, उसे बढ़ाकर 1020 रुपए कर दिया गया है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ाकर 860 रुपए कर दिया। इसी तरह अगर CLSA की बात करें तो उन्होंने शेयर पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य बढ़ाकर 1070 रुपए कर दिया है। जेफरीज इंडिया ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को अपनी टॉप पिक बताया है और लक्ष्य 900 रुपए का निर्धारित किया है, क्योंकि मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2024 के AUM में 20% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ साथ 7 से 7.5% के आसपास के NIMs का गाइडेंस दिया है, जो कि बाजार को काफी पसंद आया। पांचवी खबर, राणे इंजन वेल के शेयर में गुरुवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। दरअसल चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। तिमाही के दौरान कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, जिस वजह से आज 20% का ऊपरी सर्किट लगा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 1 लाख रुपए का घाटा हुआ था। उसके सामने इस बार चौथी तिमाही में 4.9 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया गया है। कंपनी की कुल आय 110 करोड़ रुपए के आसपास से करीब 25% बढ़कर 136.5 करोड़ रुपए पर रही। साथ ही कामकाजी मार्जिन करीब 3% बढ़कर 12.2% पर रहे हैं। नतीजों के बाद कंपनी ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ग्राहकों की ओर से मजबूत मांग के चलते भारत की ऑटो कंपनियों की बिक्री में 28% की वृद्धि हुई है। वहीं एक्सपोर्ट से होने वाली बिक्री में भी साल दर साल 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कंपनी इंजन वाल्व्स, वाल्व गाइड्स और टैपेट्स बनाती है और इंडियन OEM के साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट्स में ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि कल के बाजार पर कौन से ऐसे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि असर डाल सकते हैं। 4 मई यानी गुरुवार को ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से ECB बैठक का फैसला आया है। 25 बेसिस पॉइंट की जो दरों में बढ़ोतरी की गई है, उसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाजारों में यानी शुक्रवार को देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो US के बेरोजगारी दावा के आंकड़े भी आए हैं। इसका भी US के मार्केट्स के साथ साथ शुक्रवार के सेशन में इंडियन मार्केट्स और बाकी एशियन मार्केट्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
5 मई यानी शुक्रवार के ट्रिगर्स की बात करें तो नतीजों के लिहाज से 2 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने, जिसमें भारत फोर्ज, उसके साथ साथ मैरिको, इनके नतीजे घोषित होंगे। इस पर बाजार की खासतौर पर नजर रहेगी। और ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो यूएस के अप्रैल महीने के रोजगार के आंकड़े आने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है यूएस के मार्केट्स के लिहाज से भी और बाकी अन्य एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिहाज से भी, क्योंकि इसी आंकड़े के आधार पर यूएस में अब जो आगे रेट हाइक्स होने वाले फेड की ओर से वो कहीं ना कहीं निर्धारित होते हुए दिखेंगे। तो ये आंकड़ा जब आएगा, इसके आधार पर बाकी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसके जरिए आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ मार्केट का भी पूरा हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स लेकर। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।